हेलो बच्चों, तो हम किर्चॉफ लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर रहे थे। 2-3 न्यूमेरिकल हमने किए थे, कुछ आपने प्रैक्टिस किए होंगे। एक और टाइप है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू क्यूब। क्यूब से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं किर्चॉफ लॉ के में। कैसे हैं? 2 न्यूमेरिकल हम करते हैं। बुक में 3 है, एक आप अपने आप से करेंगे क्यूब से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो देखो, जैसे क्यूब है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये क्यूब है और इसके हर, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू क्यूब, और इसके हर वायर, एवरी वायर हैज a resistance of 2 ohm। पहले हम R मान के चलेंगे रेजिस्टेंस, फिर इसके बाद वैल्यू। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट एंड्स, टू अपोजिट कॉर्नर के बीच में, आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्यूब जैसे आपके पास में इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में तो एक एंड मान लो ये, ठीक है, ये वाला एंड आपके पास में। तो क्यूब तो कुछ इस तरीके से होगा ना, अगर एक एंड ये होगा तो दूसरा एंड आपके पास में अपोजिट ये होगा। ये अगर एक एंड ये है आपके पास में, दूसरा अपोजिट एंड ये होगा। अगर इसका मैंने एक एंड ये माना है यहां से, तो ये, तो दूसरा एंड कौन सा होगा बेटा? दूसरा है आपके पास। सोचो, ये वाला एक एंड है आपके पास में, तो दूसरा एंड कौन सा होगा? ये होगा। अगर ये मानूंगा तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कहाँ निकालना। तो मान लिया, मैंने पहले कहा था कि यहाँ सबसे एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी आपको दे रखी है 10 वोल्ट की। एक बार ये नहीं चलेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। तो बिटवीन द टू एंड्स, लार्ज एंड जो हाला आपके पास अपोजिट, तो हमें निकालना है इसके साथ में। और जब इसके साथ में निकालेंगे तो यहाँ से हमें जोड़ के साथ और इनके बीच में नाम दे देते हैं आपको A, B, C, D, और इसका नाम देते हैं E, F, G और H। तो हमें निकालना होगा H और D के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो एक बात आप देख लेंगे, अगर यहां से करंट कोई पाइस आता है तो इस करंट के लिए उतना ही तो करंट इधर गया, एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर गया, 3 जगह करंट डिवाइड होता है। अब जैसे ही 3 जगह जाता है, ध्यान से देखो, यहाँ भी 3 जगह गया, यहाँ भी 3 जगह, यहाँ भी 3 जगह गया, 3 जगह। अब इस 3 जगह के 2 टुकड़े होते हैं। देखो 2 टुकड़े ये होंगे, यहाँ पे 2 टुकड़े ये होंगे बेटा, और यहाँ पे 2 टुकड़े ये और ये टुकड़ा जो यहाँ आया वो यहाँ मिल गया, इसको वापिस ही मिलना था। यहाँ जो 2 टुकड़े हुए आपके पास में, तो यहाँ जाके एक टुकड़ा इधर से घूम के इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके 2 टुकड़े हुए, ये वाला यहाँ पे एक टुकड़ा तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आपके पास इसका एक टुकड़ा यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है,
इसका एक टुकड़ा यहाँ चला गया आपके पास में, फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा और फिर यहाँ वापस आएगा। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे भी तो 3 एंड वापस आके मिलते हैं और यहाँ से भी 3 एंड निकलते हैं। जितना पार्ट्स यहाँ से जाते हैं उतना पार्ट यहाँ से आते हैं। हर में इक्विवेलेंट करंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बराबर रेजिस्टेंस है, तो करंट भी इक्वल होगा। सिमेट्री प्रिंसिपल को यूज करके हम सिमेट्री प्रिंसिपल को यूज करके क्या है, देखो कि यहाँ से करंट जाएगा तो बराबर 3 डिवाइड हो गया, आगे का सारा सर्किट बराबर है, तीनों के लिए अलग, इसमें भी 2 डिवाइड, इसमें भी 2 डिवाइड, इसमें भी 2 डिवाइड, इसमें एक सीधा मिल रहा है, देखो इसमें एक सीधा मिल रहा है ना, यहाँ से आपके पास में ये वाला है, तो इसमें भी मिल जाएगा। तो हमारे पास में जो करंट है जब यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ से यहाँ, तो ये बराबर आना चाहिए। तो हम पहले तो 3 टुकड़े कर लेंगे और फिर 2 टुकड़े कर लेंगे। अगर हम करेंगे तो I लेंगे तो पहले 3 टुकड़े I/3 और फिर 2 लेंगे तो I/6 हो जाएगा। तो पहले ही हम 6I ले लेंगे, तो हमने यहाँ से करंट ले लिया भाई 6I, क्योंकि हमारी मर्जी है करंट कुछ भी ले सकते हैं। और 6I के 2 टुकड़े हो गए, तो अगर 2I ये वाला आपके पास में, 2I ये वाला आपके पास हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 2I, और ये कितना हो गया 2I। इस 2I के 2 टुकड़े हो गए इधर, एक I ये और एक I, इस I के लिए एक I ये एक I, ठीक है। चलो जी, अब आपके पास में ये आया, आपके पास में एक तो I ये हो गया, एक I ये हो गया, ठीक है। तो I यहाँ से आया, I यहाँ से आया, तो मेरे पास में ये अपोजिट जो एंड है इसका, ये वाला अपोजिट एंड है, ये कुछ इस तरीके है, इसका अपोजिट एंड ये की बदले ये होगा, सॉरी इसका अपोजिट एंड ये होगा ये, तो हमें इन 2 अपोजिट यहाँ से होगा, I यहाँ से ध्यान रखना अपोजिट एंड ये, राइट, इसी बात। तो यहाँ से I आया और I यहाँ से आ गया, कितना आ गया 2I, I यहाँ से आया, I यहाँ से आया आपके पास में, है ना। चलो जी, तो इसके अंदर यहाँ पे कितना चला गया, ये वाला 2I। अब देखो इसके अंदर I यहाँ से है, I यहाँ से है, ये कितना है 2I, 2I तीनों जगह से है, 2I मिला, सब सर्किट में आ गया, सब में आपके पास करंट आ गया, समझ में। एंड की वजह ये था, ध्यान से फिर से देख लेंगे। तो इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पूरे के। अब जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो अब निकालना है हमें, अच्छा हमने 6I क्यों लिया, क्योंकि इक्विवेलेंट है, देखो 3 यहाँ निकले हैं, 3 यहाँ से निकले हैं, बच्चे में जो छोटे वाले पार्ट I है और सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट भी सेम होगा। अब एक ही आपके पास में क्या है, एक ही वेरिएबल है, वो भी I, आप समझ रहे ना, एक ही वेरिएबल है, क्या है I, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये समझ लीजिए। एक ही वेरिएबल है तो एक इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन होगी तो किर्चॉफ सेकंड लॉ लगाना होगा, ये मैंने पहले बता दिया। फिर एक इक्वेशन है तो किर्चॉफ सेकंड लॉ लगाना। अगर आप ये लूप लेंगे, आप सोचो अगर ये लूप लेंगे तो सब में I into R, 2I into R, I into R, जो भी है इज इक्वल टू 0। I कॉमन आएगा तो I की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। अगर मान लो एक बात सोचो, आप क्या करते अगर अप्लाई किर्चॉफ सेकंड लॉ इन, अगर आप किर्चॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते किसमें, A B C D A के अंदर, तो क्या बनता है, A से चलते, इसका रेजिस्टेंस वायर कितना है R, सबका रेजिस्टेंस R है, तो कितना हो जाता है बेटा I इनटू में R। फिर यहाँ आते, फिर कितना होगा प्लस का 2I इनटू में R,
फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ आप अपोजिट जा रहे हैं, करंट ऊपर जा रहे हैं तो माइनस का 2 पाई इंटू आर। फिर आप भी अपोजिट जा रहे हैं, माइनस का आई इंटू आर इज इक्वल टू 0 होना था। देखो ये 0 बराबर 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बनना, ना कोई सॉल्यूशन आएगा ना कुछ नहीं आएगा। इसलिए ये गलती नहीं करनी है। जब भी एक इक्वेशन बनती हो सिर्फ क्वेश्चन में, तो पक्का ये जो वोल्टेज है वो आनी चाहिए, वोल्टेज है वो उस इक्वेशन में आनी चाहिए, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं, सब कुछ 0 हो जाएगा। क्या समझ में आया? इफ वन इक्वेशन, इफ देयर इज वन इक्वेशन, अगर एक इक्वेशन बनती है, ठीक है, देन इट इज नेसेसरी, क्या नेसेसरी है, देन it is necessary to take EMF into account। मतलब EMF का होना तो बहुत जरूरी है। EMF तो लेनी ही लेनी होगी अगर जब भी आपके पास में इक्वेशन एक बन रही हो किसी भी हालत में, ठीक है। तो अब इक्वेशन बनाते हैं ये वाली। इस अगर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा हमारे पास में, तो किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, जहां ये ई आती है, EMF आती है वो लगाएंगे। कोई भी छोटे से छोटा लो, कितना भी, आप देखो, आप ये से ये और फिर ये ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप ये से ये और फिर ये ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप ये से ये ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप ये से ये कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, सब में से नहीं, ठीक है। तो हम क्या करें, कोई भी ले लें, हम ये ले लें, ये और ये साथ रहेगा, कम रहेगा। तो अप्लाई HABC, ठीक है, और H पे बात समझ में। तो हमने ये वाला लिया है, यहाँ से और यहाँ से तो H से चलेंगे स्टार्ट, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम भी उधर जा रहे हैं, तो 2I इंटू में R हो गया। फिर A भी पहुँचेगा यहाँ, I इंटू में R प्लस का I इंटू में R। फिर हम भी इधर ही पहुँचे, फिर आया प्लस का 2I इंटू में R। यहाँ पहुँच गए माइनस का E, फिर पहुंच गए 0। अब देखो 10 तो होता ना क्वेश्चन में, सीधा ही होता है, 10 है तो 10 की वैल्यू E का फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो आपके पास ये थोड़ा आपको पूछेगा, ये तो मैंने क्वेश्चन में दे दिया, आपसे तो पूछेगा कि भाई फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन H and C, अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालो जी। और जब रेजिस्टेंस अपोजिट कॉर्नर के बीच में आपको निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये 10 तो ना दिया मिलेगा। अगर 10 क्वेश्चन में दिया मिला तो आसान हो जाता है, यहाँ 10 पुट करो सीधा ना, और R की वैल्यू पुट करो, इसी इक्वेशन में मामला सॉल्व। अगर 10 नहीं दिया होता, आपको सीधा बस क्वेश्चन ही पूछा होता तो अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में, तो क्या करते हैं, तो इसको यहाँ से पहले भी जोड़ो, ये कितना होगा 5IR इज इक्वल टू E। अच्छा, इसमें से आपके पास में अगर मैं सारे का रेजिस्टेंस कोई R इक्विवेलेंट मान लो, ठीक है, तो EMF किसके बराबर होनी चाहिए, EMF जो होती है अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, EMF I V दैट की प्रोपोर्शनल क्या होती है बेटा I, और यहाँ पे जो V है वो E है, करंट कितना है 6I है, बैटरी प्रोपोर्शन के इंसान को उठाने के लिए R इक्विवेलेंट चाहिए, तो इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इनटू 6I, सीधी सी बात है। जो EMF होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए भाई, R जो भी हो पूरे सर्किट का, जिसमें से करंट इतना है, करंट तो हमने 6I निकाल दिया, तो R इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी ना कि भाई 6I निकल पाए, R की वैल्यू तो इसी तरीके से होगी कि 6I करंट निकल पाए, समझ गया। तो मतलब मैं E की जगह पुट कर सकता हूँ टोटल करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये ऐसे कितना होगा 5IR इज इक्वल टू 6I इनटू में R इक्विवेलेंट, I से I कैंसिल, 5R इज इक्वल टू 6R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है तो मतलब 5R बाय 6 बेटा, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। इस तरीके से मैथ यूज कर लिया, बुद्धि यूज कर ली, मतलब समझ गए। तो बिना EMF के भी काम चल जाएगा, EMF की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, बिना ईएमएफ के भी आपका काम चल रहा है, आपको ईएमएफ की जरूरत ही नहीं है, सीधी वैल्यू आ जाती है आपके पास। समझ में आई आपको? ओके, अगर यहाँ पर आर की वैल्यू 2 दे देते हैं, पुट कर देते तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा? आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ से तो ये वैल्यू होती है आपके पास में 5 इंटू में 2/6 तो 3 तो होगा 5/3 ओम आंसर आ जाता है सारा का सारा आपके पास 5/3। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी आपको आई की वैल्यू निकालनी पड़ती है पहले, अगर 10 दे रखा होता तो भी आपके पास में आई की वैल्यू निकालनी पड़ती। किससे? 6IR से। समझ रहे हो? तो आपके पास में वैल्यू आ जाती है। अब अगर क्वेश्चन में इसी में कुछ पूछे, कुछ चीजें पूछे, तो यहां से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब करंट की वैल्यू पूछ ले कि फाइंड द करंट, तो करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे? करंट आई की वैल्यू निकालनी है या 6I की वैल्यू निकालनी है, किसी की वैल्यू भी निकालनी है। तो हमें ये पता है कि EMF इज इक्वल टू क्या है? 6I इंटू में आर इक्विवेलेंट, तो 6I EMF है 10, आर इक्विवेलेंट कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? कितना याद है? 5/3 तो 3 दूनी 6, तो I कितना होगा बेटा? 1 एम्पियर। I की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो 6I कितनी होगी? 6 एम्पियर। तो मतलब क्या हुआ कि यहां से बेटा 6 एम्पियर करंट चला था, याद है? 6 एम्पियर करंट चला था इस क्वेश्चन के लिए, 2 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर बचा हुआ इधर चला गया, 2 एम्पियर इधर चला गया। इस 2 एम्पियर के 2 टुकड़े हो गए, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। समझ गए? देखो 2 एम्पियर के फिर 1 टुकड़े हो गए, 1 एम्पियर। समझ में? इधर भी 1 एम्पियर हो गया, ये 1 एम्पियर इधर आया, ये 1 एम्पियर इधर आया, वापस कितना हो गया? 2 एम्पियर। ये 1 एम्पियर इधर आया यहाँ से, और ये 1 एम्पियर इधर से यहाँ आया, क्योंकि यहाँ पे 2 टुकड़े होंगे ना 1 एम्पियर के, ये 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, वापस 2 एम्पियर हो गए यहाँ पे। समझ गए? 1 एम्पियर ये और 1 एम्पियर ये आया, वापस 2 एम्पियर ये होगा, और यहाँ पे 2 एम्पियर 2 एम्पियर 6 एम्पियर वापस आ गया। कंडीशन समझ गया? इसलिए मैंने सिमिट्री का यूज किया क्वेश्चन सारा का सारा। अब पूछ ले फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो क्या होगा? I इंटू आर, इधर ए और बी के बीच में, मतलब ए बड़ा है बी छोटा है, तभी तो पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल तो जा रहा है, मतलब हायर पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1। अगर पूछिए फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका कहने का मतलब है ए को मतलब VA माइनस VB बताना है। तो VA ए हायर पोटेंशियल पे है, लो B लोअर पोटेंशियल पे है, तभी कंडीशन जा रहा है, इधर ही जा रहा है, इधर ही में जाना है, तो इसका मतलब क्या होगा? I इंटू आर, यही तो है इसमें। समझ गए? I कितना है 1, R कितना है 2, तो क्या 2 वोल्ट इसके बीच में पोटेंशियल। अगर पूछे कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड आपके पास में एफ के बीच, याद रखो ए और एफ के बीच, तो कैसे निकलेगा? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एफ, मतलब निकालना चाह रहा है VA माइनस का VF। तो F यहाँ कितने तरीके से जाएंगे? एक तो ये यहाँ से ये, यहाँ से ये, और यहाँ से एक तरीका ये हो गया, एक ये यहाँ से ये, यहाँ से एक तरीका ये हो गया पूछने का, एक ये यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से एक तरीका ये हो गया आपके पास पूछने का। अब जो भी मेथड यूज करना चाहिए कर, सलाह तो ये है सबसे आसान वाला कर। अगर मान लो यहाँ से चलते हैं VA इधर ही तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब VA पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ज्यादा पोटेंशियल पे, F की तरफ जा रहा है मतलब कर। अब देखो VA जा रहा है, V से B पहुंचा तो 2 इंटू 1 ये हो गया, अब इधर 2 इंटू 2 ये हो गया क्योंकि पॉजिटिव है। F पे जाना था यहाँ से यहाँ, तो देखो ये करंट जा रहा है लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है, अपोजिट साइड होगी, तो माइनस का 2 इंटू 2, ये इससे कट गया कितना होगा 2 वोल्ट, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट। किसी और मेथड से करके देखते हैं, यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ से यहाँ,
तो एक एंटी करंट है, 2 इंटू 1 तो ये होगी पॉजिटिव इधर हम जाना, फिर अगर यहाँ जाना हो उधर ही है बेटा ये, तो 2 इंटू 2 ये होगा 2 तो 4 तो 6, अब फिर से यहाँ वापस आना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 ये नेगेटिव है, ये और ये करके फिर से 2 फिर बचेगा। किसी भी तरीके से करो, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, समझ गए? ये क्वेश्चन था जब दो अपोजिट कॉर्नर्स हो। याद रखना कोई भी क्यूब होता है उसकी 6 साइड होती है ना, और 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एजेस होते हैं। एजेस का मतलब कि 1 2 ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे एजेस। कमरे के एजेस कौन है गिनो, 4 ऊपर वाले, 1 2 3 4 सामने वाले और 4 नीचे वाले, 12 होते हैं, ठीक है। और कॉर्नर्स का मतलब आप समझ के सामने 8 कॉर्नर होते हैं, अपोजिट कॉर्नर पे ये निकाला था। अब अगर क्वेश्चन चेंज हो कि कुछ ऐसा मुझे क्या हो जाए जी, क्वेश्चन चेंज हो गया कुछ ऐसा हो जाए, क्या हो जाए? हमें निकालना तो है क्यूब में ही, बुक में है क्वेश्चन प्रोड्यूस में ये, और एग्जांपल्स में है तो आप इजीली कर पाएंगे। आपसे पूछिए जी, पहले नाम ले दो ए बी, ऐसे नाम मत दो जिससे कंफ्यूजन हो। ए ऊपर वाले कलर से सी डी और नीचे वाले कलर से ई एफ जी एच, 8 होगा तो 8 होगा। आपसे ये पूछिए कि जी अपोजिट जो साइड है, कोई भी साइड एक है, एच और जी के बीच निकालो, या E और G के बीच निकालो, या A और B के बीच निकालो, A B और C के बीच निकालो, D और G के बीच निकालो, B और E के एक साइड के बीच। तो मान लो हमें इसके और इसके बीच निकालना है, तो हमें तो यही डायरेक्टली जोड़नी होगी, ठीक है सर, की जोड़ना चाहोगे और ये E और E होगी, और सबका रेजिस्टेंस है इक्वल। हाँ, अब कैसे करें? तो अब देखो यहाँ पे जो करंट आएगा, यहाँ पे जो करंट आएगा, एक टुकड़ा इसका इधर जाना है, सिंपल, एक टुकड़ा इधर जाना है, यहाँ जो टुकड़ा जाना है वो 2 में डिवाइड होगा, यहाँ पे भी जाना है तो 2 में डिवाइड होगा। यहाँ जो पहुंचा आपके पास में कुछ यहाँ से है, कुछ यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 2 में डिवाइड होंगे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, समझ गया? ऐसे कुछ डिवाइड होगा आपके पास। तो इसके लिए मैंने देखा कि I1 करंट है, ठीक है, किसका करंट है? I1। चलो जी, बच्चे लोग के लिए देखो, अब हम यहाँ पे टुकड़े होना है, यहाँ पे मान लो कुछ भी है, इसके 2 टुकड़े होंगे, 2 ही होंगे। अब ये जब यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे एक टुकड़ा तो यहाँ से आएगा, बिल्कुल मिल गया, ठीक है, टुकड़ा यहाँ से, यहाँ जब जाएगा ये यहाँ पे जाएगा, तो इसके 2 टुकड़े होंगे, यहाँ से एक टुकड़ा यहाँ आपके पास में। जब एक टुकड़ा आप यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये वाला, तो ये वाला आप इधर लाने के बजाय ये टुकड़ा इधर गया, इसको इधर ही ले जाओ, है ना। मैं फिर से बताता हूँ कि यहाँ I1 कट गया, और हम बराबर बराबर टुकड़े लेते हैं, इसका भी I और इसका भी I, एक बात समझने के लिए। तो यहाँ जो टुकड़ा जाएगा बराबर जाएगा, तो I/2 और I/2 अगर बराबर रहता है, ये भी I/2 और ये भी I/2। अब यहाँ से ये I/2, यहाँ से I/2, ये हो गया बेटा I, यहाँ से ये I/2 और यहाँ से ये I/2। जब ये I/2 यहाँ से आएगा, तो ध्यान से सुनो, आपके पास में वापस 2 टुकड़े होंगे इसके I/2 और I/2 यहाँ से I/2 यहाँ से, तो यहाँ पे आ गया I आया, तो I चला था, एक I वापस आ गया। चलो यहाँ से एक I/2 आया था, एक I/2 यहाँ से आया, यहाँ कितना है I, और I1 यहाँ से आया, यही तो फिनोमेना था। आपको मेरी बात समझ में? अगर आप I/2 के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको पता है, तो 2I क्यों नहीं, आपसे 4I ले ले, समझ में है क्या? 4I लेंगे
तो बाई 2 का चक्कर नहीं पड़ेगा। पिछले में 6 ही लिया था ना, अब इसमें 4 आई लेंगे। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ सारी चीजें, देखो हाँ, तो ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। एक में तो अलग से जाना है, उसका आप आई वन ले लो, आई वन ले लो, आई वन ले लो। अब सारे में 4 आई, हमने यहाँ से क्या कर लिया, 4 आई प्लस आई वन पहले निकाल दिया। क्वेश्चन को मैंने समझा है, समझने के बाद निकाला है, ये समझ लो आप रट लो। तो 4 आई के 2 टुकड़े हो गए, आई इधर चला गया, तो 4 आई के 2 टुकड़े 2 आई इधर चला गया और 2 आई इधर चला गया। ये 2 आई है, इसके 2 टुकड़े आई इधर और आई इधर, क्योंकि सिमेट्री है, बराबर बराबर जाएगा। ये 2 आई है, इसके 2 टुकड़े हो गए, तो आई इधर और आई इधर, ये आई दोनों मिलके यहाँ पे 2 आई। ये 2 आई है, इसके 2 टुकड़े हो गए, आई इधर और आई इधर, आई ये आया यहाँ से, आई ये आया यहाँ से, इसके 2 टुकड़े मिल गए, तो ये हो गया 2 आई। क्योंकि जिस हिसाब से देखो 2 आई 2 आई 2 आई है, एक आई तो 2 आई तो लिया गया, 2 आई यहाँ से भी आना है, तो आई यहाँ से आएगा और देखो आई ये आना, 2 आई ये हो गया, खत्म। ठीक है, अब आपके पास वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं जी, है ना। कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, और आपने 4 आई प्लस आई वन ये वैल्यू तो कर ही ली। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि अगर आप आई और आई का जिक्र करेंगे सीधा का सीधा, तो आई तो सारा 0 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका काम चलेगा ही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा जो रूप बनता है वो ये बन रहा है, बन रहा था छोटे वाले, ये बिल्कुल ए बी, और हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ इसमें लगा ही दिया, क्योंकि 4 आई प्लस आई बनाया था, इसमें 2 गुणे कर दिए, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ लग ही चुका है, जरूरत नहीं है। और फिर 2 वेरिएबल बनाएंगे तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ की जरूरत नहीं है, सबसे छोटा बन रहा है, हम इसे ही करेंगे जी एच आई जी, और इसको नाम दे देना। तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, कहां पे, एच जी आई जे, एच जी आई जे के पीछे, तो यहां से चलेगा x इधर गए, तो i1 इंटू फिर r, क्योंकि सबका डिस्टेंस बराबर, तो i1 इंटू r, फिर यहाँ पे नेगेटिव से टकरा गए, कुछ है ही इसमें, और e में कितनी है, e इनफ है ना, ये वोल्टेज माइनस का e इज इक्वल टू 0, और कुछ था नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा, i1 r इज इक्वल टू e, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक इक्वेशन हो गई, आप या इसको यहाँ लिख देता हूँ, पहली इक्वेशन i1 r इज इक्वल टू e, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से एक इक्वेशन। अब और चाहिए इक्वेशन, तो एक इक्वेशन और चाहिए तो यूज करो उसको। अब कोई भी एक और लो, चूंकि यहाँ पे इस लूप, इसमें तो आई है तो 0 हो जाएगा, हम ये लूप ले लेंगे, इसमें 2 चीजें, i1 भी है और i भी है, तो 0 होने का चांस नहीं है, आपको समझ में। तो लूप लिया मैंने h i f g h, अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ ऑन h i h e या e f g h, सेकंड लॉ e f g h, तो e से चलिए, कितना है i है, तो i इंटू r, तो इधर ही जा रहे हैं, इधर यहाँ 2 i इधर ही आ रहे हैं, प्लस का 2 i r, समझ में। फिर हम इधर जा रहे हैं माइनस का i r, समझ में, माइनस का i1 r, फिर इधर गए हम, वही आपके पास है, तो प्लस का 2 i r इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो गया आपके पास, तो यहाँ से कितना होगा यार, यहाँ से कितना होगा ध्यान से सुनो, तो यहाँ से होगा बेटा आपके पास 2 2 4 5 5 i r माइनस का i1 r इज इक्वल टू 0, उधर जाएगा 5 i r इज इक्वल टू i1 r, 5 से r कैंसिल, मतलब i1 की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ रही है 5 i1 की वैल्यू कितनी आ रही है 5 i,
यहाँ तक समझ में आई मेरी बात आप? ठीक है, चलो अब क्या, I1 की वैल्यू तो आई गई, I1 की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि टोटल जो हुआ आपके पास पहली इक्वेशन में, देखो ये रहा I1 R इक्वल क्या होना है हमारे पास में, I1 R इक्वल टू E। तो यहां से E की वैल्यू कितनी है? यहां से E की वैल्यू, अगर ये I1 की वैल्यू से पुट करूंगा, ध्यान से देखो, तो यहां से I1 की वैल्यू भी 5IR इज इक्वल टू E, 5IR इज इक्वल टू E हो गया मेरे पास। आपको समझ में यहाँ तक? चलो, अब मैंने कहा था कि टोटल जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं आपके पास में किसी भी चीज का, तो इसमें जितना करंट गया है इनटू में इसका इक्विवेलेंट सर्किट का, ये कह सकते हैं। तो E की वैल्यू ये भी तो हो सकती है, ये वाली कि E की वैल्यू यहां से देखो, E इज इक्वल टू 4I प्लस का I1 इनटू में टोटल R इक्विवेलेंट। समझ में? अगर इसको मैं पुट करूं दोनों के बराबर तो क्या होगा? 5 of IR इज इक्वल टू 4 इस E के बराबर 4 of I प्लस का I1 इनटू में R इक्विवेलेंट। I1 की वैल्यू पुट करूं, I1 कितना था आपके पास में? I1 5 of I, तो 5 of IR 4I प्लस का 5 of I इनटू में R इक्विवेलेंट। यहां से हो गया 5 of IR इज इक्वल टू 9I इनटू में R। I से बेटा I कैंसिल, तो यहां से कितना है? 5/9 R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ये आपके पास वैल्यू आ गई R इक्विवेलेंट की। ठीक है, आपको समझ में आ गया? यहां से अगर आप I/12 ले तो भी ऐसे बनता 5/9। ठीक है, समझ गए होंगे। किसी भी एंड के बीच में निकालना है तो पिछली बार की तरह निकाल सकते हैं यहाँ। अब अगर पूछें अगला क्वेश्चन, अगर आपको मैं तो क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन आपके ये समझ में आएगा, आपको फिर से कल के देखेंगे। ये क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तीनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। तीन ही टाइप के क्वेश्चन हैं यही, इसमें और भी बन सकते हैं, इन्हीं के पार्ट बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने बनाया था, तो तीसरा क्वेश्चन था वो ये है, मान लो कि क्यूब है आपके पास, और इस क्यूब के इन दो कॉर्नर्स, मतलब एक एंड है उसके दो कॉर्नर्स के बीच, तो एक आपके पास जो फेस है, फेस के दो कॉर्नर्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ये क्वेश्चन सबकी वैल्यू R है, सबकी वैल्यू R है, बताओ ये। तो यहां से यहां मतलब A B C D E F G और H, मतलब find the equivalent resistance between point H and F। ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसको आपको अपने आप से करके देखना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपके पास क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, और मैंने आपको समझाया था इस तरीके से यूज करने के लिए। आपको हर तीनों क्वेश्चंस का एक तरीका है, क्यों तरीका है, इस क्वेश्चन का तरीका अपने आप से आपको करके देखना है। आई होप आप कुछ कर रहे होंगे। फिर से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ना ही आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, न बाहर निकल सकते हैं, न और कुछ कर सकते हैं। आप पढ़ते रहिए ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना आए, नहीं तो आप बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, अब बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जितना आप पढ़ेंगे बुक से, जितना आप देखेंगे बार बार, उतनी चीज़ें समझ में आएंगी। समझ में आएंगी तो आप कैपेबल होंगे करने के लिए। और सोचिए मत क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।